देश और समाज की जो इच्छा और दशा दिख रही है, अभी वर्तमान में जैसे सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, ट्रांसपेरेंट होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तुम संविधान से परे जाकर के भी संविधान में संशोधन करके कानून बनाओ, तो जनता हमारे पास आएगी कि साहब इसको असंवैधानिक घोषित करिए। हम कहेंगे कि नहीं ये संवैधानिक है, तो तुम्हारा असंवैधानिक कार्य संवैधानिक रहेगा। और हम जब कहीं कुछ गलत करेंगे तो हटाने का काम तो संसद का है, तुम मत हटाओ। तो इस तरह से ये एक तरह का गठजोड़ है। जो शीर्ष जजेज हैं, अगर वही गलत करेंगे तो उनको कौन जांचेगा, कौन मशीनरी बना दी जाए। लोग कहते हैं आयोग बना दिया जो, तो उन आयोग के मेंबर्स गलत करेंगे तो कौन जांचेगा। कहीं ना कहीं तो हमको जाके रुकना पड़ेगा ना। न्यायपालिका के मामले में संविधान सभा के सदस्यों ने, संविधान निर्माताओं ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि यहां ऐसे भी जज आ जाएंगे जो शायद उनके यहां, क्योंकि आसानी से छापा नहीं पड़ सकता, उनके यहां रेड नहीं पड़ेगी, तो इस नाते अपने घर को नोट का गोदाम बना देंगे। कैश एट होम, जस्टिस यशवंत वर्मा। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, मामला संसद में भी उठा और राज्यसभा के जो धनखड़ साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा उनकी मीटिंग बुलाई। जब संसद में मामला चला तो उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस की कमेटी बनी है उसको, उसकी रिपोर्ट को आने दीजिए, तब विस्तार से साक्ष्य सामग्री उपलब्ध होगी। चीफ जस्टिस की उन्होंने तारीफ भी की। और सवाल उठने लगा है फिर एक बार, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नाम सुना ही होगा, 2014 में पास हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया कि कोलिजियम से ही अपॉइंटमेंट होगा। फिर जजों की अपॉइंटमेंट का मसला फिर चर्चा में है। और अभी पिछले दिनों रांची हाई कोर्ट में आपने देखा होगा कि वहां पर जो रिकमेंडेशन हुआ था कोलिजियम के द्वारा, एक बाहरी व्यक्ति का नाम आया था, जिसकी वजह से बार एसोसिएशन ने वहां पे स्ट्राइक किया था। अब सवाल फिर उठने लगा है, क्या हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट के जजेस की जब अपॉइंटमेंट होती है तो जो रिपोर्ट्स आते हैं, क्या रिपोर्ट्स ठीक से बनते हैं, नहीं बनते हैं, देखे जाते हैं, नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी नौकरी भी होती है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। चर्चा आज इसी विषय पर होगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाथ। पंकज त्रिपाठी साहब हैं, आप अम्बेडकर नाथ पर लगातार इनको सुनते हैं, लॉयर हैं, लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाते भी हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल है द लॉजिकल इंडियन। तो इनसे समझने की कोशिश करें कि जो पूरा मामला चल रहा है, खास तौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट चर्चा में रहता है, कई बार कठमुल्ला वाले बयान को लेकर, और तरह तरह की इस तरह की खबरें आती रहती है। पंकज जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, बताएं क्या होगा इस मामले में। पहली बात तो एक ये बहुत चौंकाने वाली खबर है, खुलासा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई बहुत चकित करने जैसा नहीं है। जी अगर सब कुछ इतना ही अच्छा हो रहा होता, चल रहा होता, तो जिस तरह से सत्ता के सभी सोपानों में, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, जिस तरह से लोगों के अधिकारों की, न्याय की अनदेखी हो रही है, वो होती हुई नहीं दिखती। अब ये न्यायपालिका का होने के कारण से ज्यादा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि मैं अपने शब्दों में यह कहता हूं कि न्यायपालिका पूरे सिस्टम के लिए सफाई कर्मी जैसा है। सभी सिस्टम में, पूरे सिस्टम में कहीं भी अगर कोई गंदगी आएगी तो कौन सही करेगा? न्यायपालिका। तो चौंकाने वाला इसलिए है कि जिसको सारे सिस्टम को साफ करने की जिम्मेदारी है, अगर उसी न्यायपालिका में गंदगी आ गई है, आ रही है, बनी हुई है, तो फिर पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है और फिर कैसे सब कुछ सही होगा? ये बहुत चौंकाने वाली बात इस कारण से, इस कारण से नहीं किसी जज के घर में पैसा निकल गया। जब नेताओं के घरों में छापे पड़ रहे हैं और अकूत पैसे निकल रहे हैं, आईएएस अभी देखिए अभिषेक प्रकाश जी के यहां पड़ा है, क्या निकल रहा है। तो मैं एक अपने चैनल पर एक वीडियो में कहा भी हूं
कि बहुत छापे मारने की क्या जरूरत है, इन लोगों के महलनुमा घर और सुविधापूर्ण जीवन देख लिया जाए, समझ में आ जाएगा कि इनके वेतन से वो कितना विसंगत है, आनुपातिक रूप से कितना अंतर है दोनों में, कहां से वो पैसा आता है। लेकिन इसमें जो चिंता की बात है वो यही है कि फिर सारा सिस्टम ही यदि ऐसा है तो ये सही कैसे होगा। ऐसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यक्तिगत तौर से अभी भी इस मामले पर मैं यह नहीं कहूंगा कि जिस तरह की खबर है वह सही है। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं यह कहूंगा कि यह प्लॉट भी हो सकता है जुडिशरी को बदनाम करने का, उस न्यायाधीश विशेष को बदनाम करने का। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कहीं भी किसी के भी घर में पहले पैसे रखवा करके बाद में आग लगवाई जा सकती है। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो भी ये बहुत बहुत बड़ी साजिश का खुलासा है, बहुत बड़ी साजिश। जांच का विषय भी है, जांच का जी, बहुत बड़ी साजिश है और इसके लिए इसकी जांच तो बहुत व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। अभी हाल ही में सूचना मिली थी, ऐसी खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, उनके घर में चोरी हो गई और बाद में उन्होंने शिकायत भी लिखाने से मना कर दिया। बहुत बड़े अधिकारी अभिषेक प्रकाश जी जिनका नाम आ रहा है, खुद सीईओ है इन्वेस्टमेंट का, के जो इन्वेस्टमेंट का कार्यक्रम चलता है योगी जी का, योगी सरकार का। तो यहां पर करोड़ 2 करोड़ रुपया होना किसी जज के भ्रष्ट हो जाने पर बड़ी मामूली बात हो, क्योंकि जजों के पास तो अरबों अरबों रुपए के मुकदमे के फैसले की जिम्मेदारी होती है और पूरे के पूरे दिन उनका काम ही है दो लोगों के बीच में न्याय करना। और ज्यादा धन कौन देगा? जो अन्यायी है, जो न्याय पर है, वह तो अन्याय उसके साथ हुआ, उसका शिकार इस नाते अदालत में गया है। अन्यायी जो होगा वो पैसा भी दे देगा। तो जजों के पास पैसा आ जाए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको रोकने के उपाय किए गए थे। और यदि इसके बाद भी आ रहा है, आ गया है, तो ये न केवल एक जज विशेष से जुड़ा मामला भर है मेरी समझ से, बल्कि ये पूरी जुडिशरी पर चिंतन और चिंता करने की बात है। पहले भी कई आरोप लगे थे, पहले भी कई आरोप लगे थे कई जजेस पे। जी बिल्कुल, पहले भी आरोप लगे हैं। अब देखिए, संविधान की जहां तक बात है, संविधान निर्माताओं को 2-3 बातों का अंदेशा नहीं था। जब हम संविधान पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको 2-3 बातों का अंदेशा नहीं था। और मैं दर्शकों को यह बता दूं कि उनको अगर लग रहा है कि ये संविधान पर कोई बहुत बड़ा हमले वाला खुलासा हुआ है, तो भी तो ऐसे-ऐसे खुलासे होने वाले हैं, अगले कुछ वर्षों में ही हो जाएंगे। जिस तरह से लोकतंत्र का चरित्र बदल रहा है कि लोग हतप्रभ रह जाएंगे, ये बहुत छोटा नजर आएगा। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने संसद के भीतर वाक अभिव्यक्ति की आजादी दी। हम आप बाहर जो नहीं बोल सकते हैं वो सारी बातें संसद में बोली जाने पर छूट है। उन्होंने छूट क्यों दी थी? उन्होंने ये सोचकर छूट दी थी कि जैसे डॉक्टर को छूट होती है कि किसी महिला के शरीर को छू सकता है, तो छूट ये सोचकर नहीं दी जाती है कि ये कुछ अभद्र आचरण करेगा। छूट यह सोचकर दी जाती है कि ये उसकी बीमारी को दूर करने के लिए छुएगा। तो उसी तरह से संसद को छूट दी गई थी किसी भी तरह की बात करने की। संसद के भीतर सांसदों को यह सोचकर दिया गया था कि ताकि ये लोग समाज की समस्या, जनता की समस्या, देश की चुनौतियों पर खुलकर चर्चा कर सके। लेकिन हमने ऐसे नेताओं को चुना कि वो जाकर उसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगे। हर तरह की गाली गलौज, हिंसा, धक्का तो पता न जाने कितने विधानसभा में हुआ। इसी तरह से न्यायपालिका के मामले में संविधान सभा के सदस्यों ने, संविधान निर्माताओं ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि यहां ऐसे भी जज आ जाएंगे जो शायद उनके यहां, क्योंकि आसानी से छापा नहीं पड़ सकता, उनके यहां रेड नहीं पड़ेगी, तो इस नाते अपने घर को नोट का गोदाम बना देंगे। ऐसा उनको अंदेशा नहीं था। और इसका सबूत क्या है कि उनको अंदेशा नहीं था? क्योंकि जो व्यक्ति जो कार्य करता है तो वो जितना अपने नैतिक होता है, न्यायी होता है,
उससे थोड़ा बहुत ही कम अधिक का अंदाजा लगा करके सोचता है समाज में ऐसे ही लोग होंगे। और यही कारण है कि देखते-देखते हम लोग सांसदों पर नियंत्रण लगाने वाले तमाम कानून लिखे, लेकिन फिर भी आपराधिक चरित्र के लोग संसद तक पहुंच रहे हैं। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के तमाम उपाय निकाले गए, तमाम तरह के जांचबीन होने के बाद भी कुछ निश्चित परिवारों के लोग ही वहां भी पहुंच रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात यह है कि क्राइटेरिया उन आप आपके तो जुडिशियल कोर्ट में ये सब चर्चा चलती होगी, अपॉइंटमेंट में जी, क्या क्राइटेरिया रहता है? जैसे सर एक बात ये बताइए, विधायक के चुनाव लड़ने की क्या क्राइटेरिया है? सुनिएगा, मैं दृष्टांत दूंगा, ये हम्म दृष्टांत है। लेकिन अदना तो छोड़िए, खास आदमी भी आज के जमाने में, आज के समय में चुनाव लड़ने की सोचेगा भी नहीं सोचेगा। तो उसी तरह हम्म से क्यों, क्योंकि अदना को चुनाव लड़ना असंभव बना दिया गया। तो उसी तरह से हाई कोर्ट के जज बनने की जो का जो क्राइटेरिया हो, चाहे जो भी हो, संविधान में तो बहुत सिंपल क्राइटेरिया मैं बता दूंगा, लेकिन उन हम्म क्राइटेरिया के पूरी करने के बाद भी आम वकील बन पाए हैं जज, असंभव सा है। इस नाते लोग सोचते भी नहीं है कि कौन किस क्राइटेरिया से बन रहा है, सोचते भी। हम्म, आप समझ गए होंगे मेरी बात, कि समझ गया। जैसे लोग सांसद विधायक के मामले में मान लिए कि हमारे बस की बात नहीं, बहुत बड़ी चीज है, उसी तरह से हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा हमको। लोग मान गए कि नहीं, वो हमारे बस की बात नहीं है। क्राइटेरिया की जहां तक बात है, बहुत सामान्य है। 10 साल तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो तो बना दिया जाए, यही लिखा हुआ है संविधान में। इसलिए तो मैंने कहा कि संविधान निर्माताओं की ओर से सारी क्राइटेरिया तो अब आंतरिक कमेटियां बनाती हैं। क्राइटेरिया में देखा जाता है कितने केस में पेश हुए, क्या फैसला रहा, लेकिन ये सारी क्राइटेरिया का निर्धारण तो उन्हीं को करना, उन्हीं को जांचना, उसमें कितना पालन हुआ नहीं हुआ। मैं फिर से इसी सवाल को एक और जगह ले जा रहा हूं, सांसदों विधायकों को टिकट देने की क्राइटेरिया क्या है सर? आम जनता को मैं यही समझाना चाहता हूं उदाहरण के जरिए। लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझ पाते हैं चीजों को, जाति और धर्म के एंगल से बाहर जाकर नहीं देखते हैं। और मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूं वो एक पार्टी विशेष का है, लेकिन मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि मेरा उस पार्टी विशेष के बारे में कोई विपरीत मत नहीं है, मैं केवल दृष्टांत देने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि सभी पार्टियां ऐसे ही करती हैं। फूलन देवी को टिकट क्या कहकर दिया गया था? हम्म वो एक जात विशेष के शोषण का शिकार हुई थी, और उस ये व्यक्ति विशेष के नहीं, जात विशेष के, ऐसा फूलन देवी ने माना था। इसी नाते उन्होंने उस जाति के बेगुनाहों को भी मार दिया था जाकर, उनको टिकट दिया गया। जो पार्टी उनको टिकट दी थी कि उस जात विशेष से सताई हुई है, ठाकुरों से सताई हुई है, वही पार्टी उसी समय ठाकुर समाज के भी दबंगों को टिकट दे रही थी। क्या क्राइटेरिया थी? तो हम कैसे मान लें कि फूलन देवी को टिकट देने की जो क्राइटेरिया थी वही क्राइटेरिया थी? तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूं, दृष्टांत के तौर पर दे रहा हूं, क्योंकि जनता इसको आसानी से कनेक्ट करेगी कि जो पार्टी फूलन देवी को टिकट दे रही थी वही पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को भी टिकट दे रही थी। तो उसी तरह से वही विजय मिश्रा को भी दे रही थी, और ऐसे ही सारी पार्टियां करती हैं। इस नाते मैं जिस पार्टी का उदाहरण दे रहा हूं केवल वहीं तक सीमित न रहेंगे दर्शक लोग, मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये चर्चा न्यायपालिका पर चल रही है। अब इसी तरह से जजेस की भर्ती का है, तेरा मेरा करके कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होती ही होगी। दरअसल चाहे तंत्र कोई भी हो, एक लेयर के ऊपर कौन जांचेगा, उसके बाद फिर कौन जांचेगा? अब अगर जो शीर्ष जजेज हैं अगर वही गलत करेंगे तो उनको कौन जांचेगा, कौन मशीनरी बना दी जाए? लोग कहते हैं आयोग बना दिया, तो उन आयोग के मेंबर्स गलत करेंगे तो कौन जांचेगा? कहीं ना कहीं तो हमको जाके रुकना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा ना। इसी नाते जब शीर्ष से गलती होती है तो मैं उसके लिए जमीन वालों को दोष देता हूं, नीचे वालों हम्म को दोष देता हूं। सारा विमर्श पूरे देश का सर, हम इस समय बहुत चिंतित और दुखी हैं, चिंतित भी हैं दुखी भी हैं। 1.5 महीने से मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं बनाया था। लोकसभा चुनाव के समय पर सारी चर्चा चली थी संविधान खतरे में, और देखते 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 देखते, और संविधान खतरे में क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि जो पार्टी सत्ता में वो धर्म की राजनीति कर रही थी। देखते देखते आप देखिए इधर 2 4 5 महीने से
अब उस पार्टी को छोड़ दिया गया, अब उस धर्म को पकड़ लिया गया। अब हिंदू धर्म के खिलाफ बौद्ध धर्म के लोग आ रहे हैं और आंदोलन चलाना शुरू कर दिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनका आंदोलन गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये डेविएशन है कि नहीं है, फिसल गए कि नहीं फिसल गए। सरकार से संविधान पर सवाल बन रहा था उस समय, अब चला गया हिंदुओं से बौद्धों का सवाल। तो सरकार न हिंदुओं के लिए जिम्मेदार न बौद्धों के लिए, सरकार तो बच गई। सरकार तो बच गई ना। तो ये फिसल जा रही है जनता, और ये जनता को बरगला लेते हैं। और बहुत बड़ा नुकसान मैं देख रहा हूं कि सारी की सारी जनता इस समय मध्यकाल में और प्राचीन काल में जाकर के जिंदगी जीने लग रही, पढ़ नहीं रही है। एक होता है इतिहास पढ़कर हम समझे, अब वहीं अटक गई। तो इस मामले में भी ऐसा ही दिख रहा है कि संविधान में लिखा गया कि 10 वर्ष तक जो अधिवक्ता रहा उच्च न्यायालय में, उसकी नियुक्ति की जा सकती है, तो वो कोई भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 5 साल का अधिवक्ता रहा है। या अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो वहां तो यहां भी लिखा है कि राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो। अब इसका कोई पैरामीटर तो संविधान निर्माताओं ने नहीं लिखा। राष्ट्रपति की नजर में कोई विधिवेत्ता कब पारंगत कहा जाएगा? तो अगर उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी और इस आधार पर किसी अपने पराये करके नियुक्ति कर दी जाएगी, तो फिर उसे कौन जांचेगा? संविधान में तो लिखा है। यहां सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, न्यायपालिका के मामले में जनता किसी भी तरफ से बात करे, उसके हाथ में 2 धारी तलवार है, और वो ऐसी तलवार है कि दोनों ही तरफ से जनता के हित ही कटेंगे। अगर हम लोग खुलकर कहें कि न्यायपालिका करप्ट हो गई, खराब हो गई, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? न्यायपालिका ही एकमात्र जगह है जहां पर हम लोग जाते हैं, सरकार से त्रस्त होते हैं तो, प्रशासन से त्रस्त होते हैं तो जब न्यायपालिका को करप्ट कह दिया जाएगा, साबित हो जाएगी, मान लिया जाएगा, तो हम वहां जाएंगे नहीं। और नेता यही चाह रहे हैं कि न्यायपालिका में न जाइए, मुख्यमंत्री दरबार में आइए। और वहां जज अगर करप्ट बैठ गए तो वहां जाने पर भी न्याय नहीं मिलेगा। तो अगर करप्ट हो गए, हम करप्ट कहें तो करप्शन वहां का दूर कर पाना जनता के का काम नहीं ना, जनता की बस में है। वो सीधे चुनाव देकर तो बैठाएंगे नहीं। दरअसल ये एक तरह का नेक्सस है। मैं एक वीडियो बनाया था इस टॉपिक पर और कहा था कि गडकरी जी ने कहा था एक समय पर 2012-13 में कि 2 काम हम उनके करते हैं, 2 काम वो हमारे करते हैं, और इस तरह से समाज चलता है। तो मैं कहता हूं कि न्यायपालिका पर अगर कुछ परिवारों का कब्जा है, ये जिस जस्टिस साहब की बात हो रही है, ये भी परिवार से आने वाले जज है, इनके भी पिताजी भी जज रहे हैं। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि न्यायपालिका कुछ परिवारों का कब्जा है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि संसद पर भी कुछ परिवारों का कब्जा है, और संसद की ही जिम्मेदारी है न्यायपालिका के जजों को सही रखने की, और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है सरकार को सही रखने की। संसद से ही सरकार बन रही है, और संसद ही न्यायपालिका पर नियंत्रण रखेगी, और संसद हम बना रहे हैं। तो किसको किसको दोषी ठहराया जाए? यानी कि तुम संविधान से परे जाकर के भी संविधान में संशोधन करके कानून बनाओ, तो जनता हमारे पास आएगी कि साहब इसको असंवैधानिक घोषित करिए। हम कहेंगे कि नहीं ये संवैधानिक है, तो तुम्हारा असंवैधानिक कार्य संवैधानिक रहेगा, और हम जब कहीं कुछ गलत करेंगे तो हटाने का काम तो संसद का है, तो मत हटाओ। तो इस तरह से एक तरह का गठजोड़ है, एक के बाद एक इतने इतने मामले आने वाले हैं कि जनता ये मान लेगी कि अच्छा यहां भी ऐसा ही होता है। और अधिवक्ता के रूप में अगर पूछेंगे तो आम जनता तो उसी वकील के पास जाती है जिसके बारे में उसको ऐसा लगता है कि जज साहब से इनका कनेक्शन होगा। जनता यही सोचती है। जी जी जी। तो ये बहुत एक गहरी चाल है। एक बार मैं संविधान के प्रख्यात विद्वान हुए हैं JN पांडे जी, संविधान पर लिखी उनकी किताब बहुत फेमस है, सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो 2008 में मैं उनके यहाँ गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई, इलाहाबाद में मैं क्लास लेने गया था। तो बात यही छिड़ गई। मैं संविधान के और बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा हूं सर, इस चैनल के बहाने से, इस वीडियो के बहाने से। तो उन्होंने हमसे कहा कि पंकज जी, हमारा संविधान इतना करीने से, इतना अच्छे से लिखा है
कि इस संविधान के रहते हमारे देश में तानाशाही नहीं आ सकती। हमने कहा सर, हमें तो कई रास्ते दिखते हैं इसमें तानाशाही लाने के। कह रहे कैसे दिखते हैं? हमने कहा सर ये बताइए, तानाशाही इसलिए नहीं आ रही है कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि तानाशाही इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि तानाशाह प्रवृत्ति के लोग अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं जहां पहुंच जाने पर वो तानाशाही अपनी स्थापित कर लेंगे। कहे नहीं नहीं पंकज जी ऐसा नहीं है, तानाशाह प्रकृति का व्यक्ति पहुंच भी जाएगा तब भी तानाशाही स्थापित नहीं कर पाएगा। तो सर जो मैंने उनको उत्तर दिया था जो बता रहा हूं अब तो दिखाई भी देने लगा। मैंने कहा सर, अगर राष्ट्रपति पद पर कोई तानाशाही प्रकृति का व्यक्ति पहुंच जाए, एक बार चुनाव जीत के बैठ जाए, पहले खूब विनम्र रहेगा, शांत रहेगा, बैठ जाए पद पर, और फिर वो सारे फैसले उल्टे पुल्टे करे। लिखा गया कि मंत्रिपरिषद की बात मानेगा, न माने, मंत्रिपरिषद गलत करे बर्खास्त कर दे, बिना बहुमत के आदमी को प्रधानमंत्री बनाकर रख दे, क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? उसको महाभियोग से हटाएंगे। हमने कहा सर महाभियोग के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2-2 तिहाई सांसद चाहिए, जितने हैं उनके कुल के। राज्यसभा यानी 245 के 1 तिहाई यानी 81-82 सांसदों को अपने पक्ष में मिला लेगा। और सर ये 1.5 अरब की, तब तो 1 अरब आबादी थी। हमने कहा 1 अरब की आबादी के देश को रूल करने के लिए कम से कम 5000 लोग टॉप क्लास जिंदगी जी पाएंगे, जी लेंगे। और यहां तो 80 लोगों को मिलाना है। राज्यसभा के 80 सांसद केवल मिला लिया, 82 सांसद अपनी तरफ मिला लिया तो कभी इंपीचमेंट पास नहीं होगा। बोले सब ठीक है, ये तो मैं नहीं ध्यान दे रहा था, सही बात है, लेकिन उसके पास पैसा कहां से आएगा? लोकसभा बजट नहीं पास करेगी। हमने कहा सर वो बिना पैसे के ही गवर्नर को बर्खास्त कर देगा पहले, और फिर गवर्नर अपॉइंट करने की पावर उसके हाथ में है। कहेगा हम अपॉइंट कर रहे हैं, पैसे दो। जब उसके पास पावर, आप करेंगे क्या? महाभियोग लगाएंगे? महाभियोग तो लग नहीं रहा है। और जो सरकार में बैठाएगा राज्यसभा के सांसदों को, उनसे कहेगा पैसे जाने के लिए। कहने का अर्थ यह है कि जब सरकार ही पूरी की पूरी न्यायाधीशों के साथ गठजोड़ बना ले, पत्रकारों के साथ गठजोड़ बना ले, पूंजीपतियों के साथ गठजोड़ बना ले, और जनता धर्म और जाति में इस तरह से भ्रमित हो जाए, इस तरह से भ्रमित हो जाए कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन वो किस जाति का है, किस धर्म का है, और किस महापुरुष के पक्ष में बोला कि खिलाफ बोल दिया, लाठी लेकर दौड़ा ले रही है जनता, तो वहां जनता उस नेता की तरफ कम देखेगी, उसकी आलोचना या समर्थन करने वाले व्यक्ति की जाति देखेगी, धर्म देखेगी, तो मूल मुद्दे तक तो पहुंच नहीं पाएगी। तब तक तो 10-20 साल बीत चुका होगा। यही हो रहा है। सरकार, सीजीआई खन्ना साहब ने रिपोर्ट की बात की ना, अभी सर यहां 2 बिंदु देखिए। पहले दिन ये हुआ था कि वहां से अधजले नोट मिले, बाद में फिर फायर ब्रिगेड के अफसर ने मना कर दिया कि हमने नहीं देखा। क्या कारण था कि मना किया? अब तो जांच इसकी भी होनी चाहिए कि भाई जब पहले दिन आपने कहा था कि है, तो दूसरे दिन मना क्यों कर दिया? पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इलाहाबाद इनका ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आप किसी जज को गलत पा रहे हैं तभी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो गलती पाने पर ट्रांसफर कौन सा सजा है? पर कोई सजा जी नहीं है ना, बाकी तो नेता और ब्यूरोक्रेट के घर में कुछ मिले तो जेल में सड़ा सकते हैं। जी लेकिन यहाँ जैसे आप देखिए मणिपुर का मामला हुआ, एक जी डिसीजन से पूरा मणिपुर जल गया। वो एक्टिंग चीफ जस्टिस का खाली ट्रांसफर हुआ कलकत्ता में। जी तो ट्रांसफर पनिशमेंट थोड़ी। जी, कंक्लूड कीजिए ये पंकज जी, क्या होगा आखिर जी जजेस की अपॉइंटमेंट्स कैसे कैसे ट्रांसपेरेंट हो? कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अभी मोरालिटी हम कहाँ? देखिए सर, इसको आदर्श रूप में कह देना कि ऐसे कर दिया जाए तो सही हो जाएगा, वैसे कर दिया जाए तो सही हो जाएगा, लेकिन अभी देश की जो बिल्कुल। दशा दिख रही है, देश और समाज की जो इच्छा और दशा दिख रही है, अभी वर्तमान में जैसे सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, ट्रांसपेरेंट होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। क्योंकि हुँ, जहां जो लोग भी बैठे हैं वो सब लोग उसी तंत्र से बनकर आए हुए हैं। जब तक समाज में चेतना व्याप्त नहीं होगी, जब तक हुँ। समाज इस तरह की बात नहीं करना शुरू करेगा, तब तक इतना दबाव नहीं पैदा होगा कि सरकार और न्यायपालिका पार्टियां एकदम। लोकतंत्र और न्यायतंत्र को मजबूत करें और पारदर्शी तंत्र की स्थापना करें। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। जी, शुक्रिया पंकज जी, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों, कोई भी इंस्टीट्यूशन इसी समाज का प्रोडक्ट होता है, चाहे विश्वविद्यालय हो, सरकार हो, जुडिशरी हो। समाज में जिस तरह का हलचल रहता है, जिस तरह का कैरेक्टर होता है, वो हर जगह रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, दिखता है। जो हाल है अभी, तीनों जो अंग बोलते हैं मीडिया का तो छोड़ ही दीजिए, जो तीनों ऑफिशियल जो 3 स्तंभ हैं हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के, उनका जो हाल है, आए दिन आप
समाचार में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। इसलिए पंकज जी का ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी शुरू हुआ है वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो लोगों को ही जागृत होना होगा व्यवस्था को ठीक करने के लिए कि सत्ता और व्यवस्था एक ही तरह के लोगों के हाथ में है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नमः। शुक्रिया पंकज जी। धन्यवाद सर।